अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो हम इन तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं एमसीक्यूज नंबर 1 को। एमसीक्यूज नंबर 1 says that a 30 kg object is supported from rope such that tension in the rope is equal to its weight. The weight of the object is, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जो है वो 30 kg है, ऑप्शन बी 30 न्यूटन है, ऑप्शन सी 294 न्यूटन है एंड ऑप्शन सी जो है वो 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है। यह कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो 30 kg है, उसको सस्पेंड किया गया है एक रोप के साथ और ऐसे सस्पेंड किया गया है कि इस रोप में जो टेंशन है वो इक्वल है टू इट्स वेट। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो ये न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मास जो है वो हमारे पास 30 kg है, 30 kg और जी की वैल्यू जो है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है वो कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम वेट फाइंड आउट करें तो वेट जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे m जो है वो 30 kg है और g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वेट जो है इट विल बिकम इक्वल टू 294 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट की वेट जो होगी वो 294 न्यूटन के बराबर होगी। तो इन ऑप्शंस में सी जो है वो 294 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। MCQ number 2 says that force needed to produce an acceleration of 10 meter per second in a ball of mass 0.5 kg। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो 20 न्यूटन है, ऑप्शन बी जो है वो 10.5 न्यूटन है, ऑप्शन सी जो है वो 9.5 न्यूटन है एंड डी जो है वो 5 न्यूटन है। ये कहता है कि एक बाल है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड है और अगर इसकी मास जो है वो 0.5 किलोग्राम है। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऑन डेटा यानी एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ए जो है इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मास जो है इट इज इक्वल टू 0.5 kg है। तो फोर्स हमसे चाहिए कि फोर्स कितना है। तो हम इक्वेशन यूज करते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे m जो है वो 0.5 किलोग्राम है और a जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो इन ऑप्शन में डी जो है ये 5 न्यूटन है, तो लिहाजा डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 3 says that ball A collide with ball B which is at rest. After collision, which of the following condition is not possible? A. Ball A comes at rest and ball B start moving. B. Both balls move in same direction. C. Both balls move in opposite direction. D. Both balls are at rest. ये कहते हैं कि दो बाल्स है जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये बाल ए है और ये बाल बी है। बाल बी जो है ये रेस्ट में है और बाल ए जो है मूव कर रहा है। तो हमसे कहा गया है कि इन ऑप्शंस में दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बाल ए कम्स एट रेस्ट एंड बाल बी स्टार्ट मूविंग ये पॉसिबल है अगर दोनों मासेस जो है वो इक्वल है, बाल ए की मास बाल बी की मास इक्वल है। तो जब बाल ए बाल बी के साथ टकराएगा तो बाल बी मूव करेगा और ये पॉसिबिलिटी है कि बाल ए जो है वो रेस्ट में हो। दूसरा हमें कहता है कि बोथ बाल मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये उस सूरत में है कि अगर बाल बी की मास कम है और बाल ए की मास ज़्यादा है, तो जब बाल ए बी के साथ टकराएगा
तो बी जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ए भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये भी पॉसिबल है। सी जो है कहता है कि बोथ बॉल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी पॉसिबल है इसलिए कि अगर बॉल बी की वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ए के मुकाबले में ज़्यादा है, तो जब बॉल बी के साथ टकराएगा तो ये बॉल ए जो है ये इस साइड पे मूव करेगा, वापस आएगा, और बॉल बी जो है ये अकॉर्डिंग टू द मास वो इस तरफ मूव करेगा, यानी उसकी वेलोसिटी ए के मुकाबले में कम होगी लेकिन वो इस साइड पे मूव करेगा, तो ये भी पॉसिबल है। बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट, दोनों अगर रेस्ट में हो जाए, देखो हमें कहा गया है कि बॉल बी जो है वो रेस्ट में है, बॉल ए जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है डी के ऑप्शन में। वो इसी वजह से कि अगर हम इन बॉल्स को एक सिस्टम कंसीडर करें तो बॉल बी जो है वो रेस्ट में है, बॉल ए जो है वो सम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो बिफोर कोलिजन देयर इज सम मोमेंटम, क्योंकि ए की वेलोसिटी वो जीरो नहीं है, तो सम मोमेंटम है इस सिस्टम का। लेकिन जब दोनों रेस्ट में हो जाए तो बॉल ए की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और बॉल बी की वेलोसिटी जो है वो तो ऑलरेडी जीरो है, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो जब v जीरो है तो दोनों केसेस में मोमेंटम भी जीरो है, तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जीरो रहता है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर इस केस में यानी ऑप्शन डी के केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, तो ये पॉसिबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 4 says that what is the mass of a car that is traveling with velocity of 20 meter per second west and a momentum of 22,000 kg मीटर पर सेकेंड towards west। ये कहता है कि कार की मास कितनी होगी अगर वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ वेस्ट की तरफ, और उसका मोमेंटम जो है वो 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो फिर इस सिचुएशन में कार की मोमेंटम कितनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको मैं लिखता हूँ कि गिवन डेटा में हमें दिया गया है v जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और मोमेंटम यानी p जो है इट इज इक्वल टू 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ये गिवन डेटा है। तो मास कितनी होनी चाहिए कार की, तो इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ कि P जो है इट इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मैं डिवाइड करता हूँ बोथ साइड्स को बाई v, तो ये हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा बाई v, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मास जो है इट विल बी इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, मोमेंटम जो है ये 22,000 है और वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इनको जब मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1100 किलोग्राम, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो लिहाजा इन ऑप्शंस में डी ऑप्शन जो है वो 11,000 kg है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 5 says that an object at Earth and taken to Moon should have less mass, less weight, same mass, more weight, same mass, less weight, less mass, same weight। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो जमीन से चांद पे ले गया, तो क्या उसकी मास जो है वो कम होगी और वेट कम होगी। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन से हम चांद पे ले जाए तो उसका मास सेम रहेगा और वेट कम रहेगा। मास जो है ये कांस्टेंट है, वो हर जगह पे सेम होती है, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाती है। इसको मैं प्रूफ करता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन के W इज इक्वल टू m इंटू जी। इसके थ्रू अगर हम चांद पे एक ऑब्जेक्ट की वेट फाइंड आउट करें और अर्थ पे फाइंड आउट करें तो डिफरेंट होगी।
क्योंकि हमें पता है कि g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है ये इक्वल है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू कम है मून पे, इसलिए मून पे वेट कम होगा और मास सेम रहेगा। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ वेट ऑफ मास ऑन दी अर्थ। तो मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास 5 किलोग्राम है, तो m को मैं 5 लेता हूँ और g जो है वो 9.8 है। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वेट विल बिकम इक्वल टू 49 न्यूटन। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट की वेट मैं चांद पे फाइंड आउट करूं, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो दिस विल बिकम इक्वल टू mg इंटू m। तो मास चूंकि कांस्टेंट है वही 5 किलोग्राम में लगाता हूँ, और g जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 8 न्यूटन। तो वेट जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो 8 है और अर्थ पे 49 है, तो ये कम है। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs number 6 says that the unit of coefficient of friction is Newton, kilogram, mu and it has no unit। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं है। वो इसी वजह से है कि हमें पता है कि इक्वेशन फॉर फ्रिक्शन जो है इट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो इसको मैं लिखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है और नॉर्मल फोर्स की यूनिट वो भी न्यूटन है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं है। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन है कि इट हैज नो यूनिट। MCQs number 7 says that the centripetal acceleration for an object of mass 1 kilogram moving 6 meter per second in a circle of radius 3 meter is। ऑप्शन हमें दिया गया है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास जो है वो 1 किलोग्राम है और वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे। मैं सपोज करता हूँ कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस जो है वो 3 मीटर है और मास जो है वो 1 किलोग्राम है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए कितनी होगी? तो यहाँ पे गिवन डेटा जो है हमारे पास वो है मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और आर जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई आर। इसके थ्रू अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो मास जो है इट इज इक्वल टू 1 और v जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और r जो है वो 3 है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दिए हुए ऑप्शन में बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। MCQs number 8 says that how many times the centripetal force will increase if the mass of a body moving with uniform speed in a circle is doubled। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर हम डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, उसमें इंक्रीज कितना आएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे अगर मास को मैं रिप्लेस करो बाई 2m, यानी अगर मास को हम डबल करें
तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स डबल होगा कि नहीं? तो मैं लिखता हूँ कि FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट विल बिकम इक्वल टू टो एम, मास को मैंने डबल कर दिया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो मैं लिखता हूँ इसको कि टो इंटू एम V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज इक्वल टू F-C, यानी जब हम मास को डबल करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें एम V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R जो है ये FC के बराबर है। तो मैं लिखता हूँ कि F-C दिस इज इक्वल टू टो, और ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो मतलब यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाता है, 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इंक्रीज 2 टाइम्स। MCQs number 9 says that which of the following forces can act as a centripetal force? Tension, friction, gravitational force, all of these. ये कहता है कि इन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम देता है। इनमें से तमाम फोर्सेस जो है यानी टेंशन, फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तमाम फोर्सेस जो है दीज एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग जो है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी के साथ बांधे और उसको हम घुमाएं तो उस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा, और वो टेंशन जो है इट विल वर्क एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक गाड़ी है वो टर्न कर रही है रोड पे, तो उस दौरान टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स जो है इट विल प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वर्क कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो लिहाजा ये डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 10 says that an empty suitcase is placed in the middle of bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slide. Option A backward, option B forward, jumps up, remain in place. ये कहता है कि लेट सपोज एक गाड़ी है, मैं सपोज करता हूं कि ये एक गाड़ी है, ये आगे इस तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे इसकी छत पे एक एम्प्टी सूटकेस रखा गया है यहाँ पे। तो जब ये गाड़ी अचानक ब्रेक लगा लेता है तो ड्यू टू इनर्शिया ये सूटकेस आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं आप लोगों ने देखा होगा अगर हम सीट पे बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है ड्यू टू इनर्शिया। तो लिहाजा इस केस में ये सूटकेस जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है, इट विल मूव फॉरवर्ड। MCQ number 11 says that in Newton's third law, the action-reaction pair does not neutralize each other because ऑप्शन हमें दिए गए हैं act in the same body, act on a different body, act on third body, produce refraction। ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये न्यूट्रलाइज इसलिए नहीं करते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो सेम बॉडी पे हैं, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है कि दोनों डिफरेंट बॉडी पे अमल कर रहे हैं, और सी ऑप्शन जो है इसके मुताबिक इसलिए न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे कि वो थर्ड बॉडी पे अमल कर रहे हैं, और डी के मुताबिक इसलिए न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे कि वो प्रोड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन। तो इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। देखो दोस्तों, फोर्सेस उस वक्त न्यूट्रलाइज करते हैं कि जब वो सेम बॉडी पे अमल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है उस पे इस साइड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस साइड पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों इक्वल फोर्सेस है बट अपोजिट फोर्सेस है, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि ये फोर्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको हम एक्शन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इस केस में ये दोनों फोर्सेस जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे यानी न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे हैं। तो लिहाजा बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।
तो दिस इज समथिंग अबाउट द MCQs ऑफ यूनिट 3. थैंक यू.